हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नसीमा खातून और मैं आज लेकर आई हूं आप लोगों के लिए क्लास 11th हिस्ट्री मिड टर्म एग्ज़ाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। और आप लोग ये पूरी वीडियो देखना ताकि आप लोग का पेपर कल वाला अच्छा जाए। और क्या जो भी आप लोगों को दिक्कत होगी आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग साक्षर थे, स्पष्ट कीजिए। ये जो क्वेश्चन है आप लोग का ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि आप लोग के एग्जाम में आए। तो साक्षर का मतलब क्या होता है बच्चों? पढ़े लिखा होता है, ठीक है। तो यानी कि जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो पढ़े लिखे थे या कम पढ़े लिखे थे, यही बोला गया कि बहुत ज़्यादा कम पढ़े लिखे थे। तो वो स्पष्ट करना मतलब ऐसा क्यों था कि वो लोग इतना पढ़े लिखे क्यों थे, ठीक है। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं कि मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग साक्षर थे क्योंकि उनकी भाषा में न केवल प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी। पहला कारण जो हो जाएगा आप लोगों का, वो पहला कारण हो जाएगा प्रतीक या चिन्ह। तो जो प्रतीक जो थे उनकी भाषा के, उनकी लिपि के, वो जो क्या थे सैकड़ों में थे, यानी कि बहुत ज़्यादा थे, जिनको याद रखना आसान नहीं था। उसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वह है प्रतीक व चिन्ह बहुत अधिक पेचीदा भी थे। जो उनके प्रतीक और जो चिन्ह थे वो बहुत ज़्यादा पेचीदा थे। पेचीदा का मतलब क्या होता है बच्चों? पेचीदा का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कठिन, ठीक है। मतलब उनको याद रखना इतना आसान नहीं था कि कोई भी उनको याद रख सके, ठीक है। तो इसलिए वहाँ के लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उसके बाद से नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है जिनको समझना व याद रखना बहुत मुश्किल था। जो इनके प्रतीक चिन्ह जो थे उनको समझना पहला, तो दूसरा उनको याद रखना बहुत ज़्यादा क्या होता था? कठिन होता था या बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है कि गीली पट्टिकाओं पर लिखना आसान कार्य नहीं था, इसीलिए विशेष वर्ग के लोग ही साक्षर थे। वहाँ पर क्या था कि उस समय तो बेटा पेपर पेन ये तो था नहीं, तो वहाँ के लोग किस पर अपना हिसाब किताब लिखते थे, किस पर लिखते थे? तो वो पट्टिकाओं पर लिखते थे। पट्टिका किससे बनी होती थी बच्चों? मिट्टी से पट्टिका बनी होती थी। अब उन पट्टिकाओं पर लिखना आसान कार्य नहीं था, क्योंकि ये क्या होता, इसीलिए वहाँ के जो विशेष वर्ग के लोग थे वही पढ़े लिखे थे। उपरोक्त सभी कारणों की वजह से मेसोपोटामिया में साक्षरता दर बहुत कम देखने को मिलती है। ये सारे कारण थे जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, बहुत कम पढ़े लिखे थे। उसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है श्रम विभाजन किस प्रकार शहरी जीवन की विशेषता था, स्पष्ट कीजिए। श्रम विभाजन क्या होता है बच्चों? श्रम विभाजन होता है जो काम होता है, जो मेहनत हम करते हैं, उसका किस प्रकार से विभाजन हुआ हुआ समाज के अंदर। तो पहले में ही मैंने अर्थ लिखा है कि श्रम विभाजन का अर्थ है समाज के विभिन्न समुदायों के बीच व्यवसाय का बंटवारा, ठीक है। तो जो हमारा समाज है, समाज में जो समुदाय है उनके बीच में जो व्यवसाय होता है, यानी कि जो बिजनेस होता है, जो काम होता है, उसका बंटवारे को हम क्या बोलते हैं? श्रम विभाजन बोलते हैं। उसके बाद से इसके पॉइंट्स पे चलते हैं कि मेसोपोटामिया समाज में राजा शीर्ष पर थे, ठीक है। राजा शीर्ष पर होने का मतलब क्या है बच्चों? कि जो समाज होता है उसमें जो सबसे ऊपर है वो कौन है? तो वहाँ पर मेसोपोटामिया में कौन था सबसे ऊपर? वो थे राजा। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्राचीन मेसोपोटामिया में धर्म की मान्यता थी। धर्म की मान्यता थी मतलब कि वहाँ पर धर्म को बहुत ज़्यादा माना जाता था, इसीलिए पुजारियों को उच्च वर्ग में सम्मिलित किया, ठीक है। तो जो पुजारी होते थे उनको किस में माना गया है बेटा? उच्च वर्ग में माना गया। पुजारियों को किस में शामिल किया गया है? उच्च वर्ग में शामिल किया गया, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो धर्म को बहुत अधिक मान्यता देते थे। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है व्यापारी अपनी आजीविका चलाने के लिए वस्तु विनिमय करते थे, अर्थात वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, यानी कि जो व्यापारी, उसके बाद से आते हैं पुजारी के बाद आते हैं व्यापारी। तो जो व्यापारी होते थे वो अपने जीवन को चलाने के लिए, आजीविका मतलब होता है जीवन को चलाने के लिए वस्तु विनिमय करते थे। और वस्तु विनिमय क्या होता है बच्चों? वस्तु का आदान प्रदान, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दे देना। जैसे कि मैंने अनाज लिया और आपको चावल दे दिए, इसी को हम क्या बोलेंगे? वस्तु विनिमय बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। किसान व मजदूर उत्पादन से जुड़े थे। जो किसान और मजदूर थे बच्चों वो किससे जुड़े थे? उत्पादन से जुड़े। तो उत्पादन का मतलब क्या होता है? जो भी हम उगाते हैं, जैसे कि कच्चा माल, जैसे कि कृषि करना, ठीक है, मट्टी से बर्तन वगैरह बनाना, ये सब किस में आ जाता है? उत्पादन के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो किसान और मजदूर क्या करते थे? उत्पादन करते थे, ठीक है। और सबसे नीचे गुलाम आते थे। आप लोगों को पता होगा जो मेसोपोटामिया था या जो अन्य सभ्यताएं थी उसमें सबसे नीचे कौन आते थे? गुलाम, दास, जो कि दूसरों के यहाँ पर काम करते थे या फिर अन्य प्रकार के काम करते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि खाना बदोश पशु चारक शहरी जीवन के लिए खतरा थे, तर्क सहित स्पष्ट कीजिए।
ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए इसको प्रिपेयर करके जाना, तैयार करके जाना, ताकि अगर आपके एग्जाम में आए तो छूटे ना। उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों पहले तो ये समझो कि खाना बदोश कौन होते हैं। तो खाना बदोश बच्चों वो होते हैं जो कि खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं। ठीक है, खाना बदोश कौन होता है बच्चों, जो कि खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। उसके बाद से हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने, कि खाना बदोश पशु चारक चोर डाकुओं का रूप धारण कर लूटमार मचाते थे। जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया, अब हम उसके पॉइंट्स कर रहे हैं कि वो शहरी जीवन के लिए खतरा क्यों थे। तो बोला गया कि जो खाना बदोश जो थे वो क्या करते थे, चोर डाकुओं का रूप धारण कर लेते थे। उसके बाद से क्या करते थे, लूट मार मचाते थे, यानी कि लोगों के घरों में घुस जाते थे, लूटना शुरू कर देते थे। ठीक है, उसके बाद से खाना बदोश गड़ेड़िए कई बार अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए बोए गए खेतों से गुजार देते थे। यानी कि जो उनके जो खाना बदोश गड़ेड़िए होते थे, गड़ेड़िए कौन होते हैं बच्चों, जो कि पशुओं को, मतलब जो पशु पालते हैं, यानी कि जो पशुओं को चराते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, चराते हैं। ठीक है, तो उनको गड़ेड़िए बोलते हैं। तो गड़ेड़िए जो थे वो क्या करते थे कि अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए नदियों वगैरह पे लेके जाते थे। तो वो क्या, कहाँ से लेके चले जाते थे, किसानों के खेतों से लेकर जाते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, जो किसान था उसकी फसलें पूरी तरीके से क्या हो जाती थी, खराब हो जाती थी, क्योंकि वो पैरों में आ जाती थी, तो पूरी फसल क्या हो जाती थी, बर्बाद हो जाती थी। ठीक है, तो इसीलिए भी क्या थे, वो शहरी जीवन के लिए खतरा थे। उसके बाद से जिससे किसानों की फसलें खराब हो जाती थी। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है, पशु चारकों को चलने फिरने की अनुमति तो देता था, परंतु इन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। जो राज्य होता था, जो भी सरकार वहाँ पर होती थी, वो क्या करती थी कि इनको चलने फिरने की अनुमति देती थी कि हाँ आप लोग रह सकते हो, आ सकते हो, जा सकते हो, लेकिन इन पर हमेशा कड़ी नज़र रखी जाती थी, ताकि ये लोग ये जो लूट मार करते हैं या कभी कभी अपने पशुओं से पूरी कृषि खराब कर देते हैं, तो वो ये लोग ना कर पाए। तो यहाँ पर ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है कि खाना बदोश पशु चारक शहरी जीवन के लिए खतरा थे, किस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास को साक्ष्य के आधार पर समझाइए। इनकी जो लेखन कला था उसका विकास किस प्रकार से हुआ, ये हमें साक्ष्यों के तहत, साक्ष्य मतलब होता है प्रूफ देकर समझाना है कि हाँ इस प्रकार से उसका विकास हुआ। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का आपके। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है लेखन कला। ठीक है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब इसके आंसर पे चलते हैं हम लोग कि मेसोपोटामिया में प्राप्त पट्टिकाएं लगभग 3200 ईसा पूर्व पुरानी है। ठीक है, यानी कि जो मेसोपोटामिया में जो पट्टिकाएं मिली हैं वो कितनी पुरानी है बच्चों, 3200 ईसा पूर्व पुरानी है। मेसोपोटामिया के उरुक नगर से बैलों, मछलियों व रोटी जैसे लगभग 5000 सूचियाँ मिली। ठीक है, वहाँ से हमें सूचियाँ मिली जिसमें कि चिन्ह बने हुए हैं, किन चीज़ों के, बैलों के, मछलियों के, रोटी के, और भी अन्य प्रकार के चिन्ह बने हैं। ठीक है, कितने हैं, 5000 सूचियाँ मिली। ठीक है, उसके बाद से आते हैं, लेखन कार्य की शुरुआत लेन देन का हिसाब रखने के लिए किया गया। ठीक है, मेसोपोटामिया के जो लोग थे उन लोगों ने लेखन कला की शुरुआत क्यों करी, क्या वजह थी कि उन लोगों ने लेखन कला या हिसाब किताब रखना या लिखना शुरू किया। तो उसका एक ही कारण था, हिसाब किताब रखने के लिए, और मतलब कि चीज़ों को लेन देन करते थे उसके लिए। ठीक है, तो इसलिए उन लोगों को ज़रूरत पड़ी होगी, इसलिए उन्होंने लेखन कार्य को क्या करा था, शुरू किया था। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। मेसोपोटामिया के लोग ऐसी पट्टिकाओं पर लिखते थे जिन्हें आसानी से हाथ में पकड़ा जा सके। ठीक है, जो भी हिसाब किताब या लेन देन होता था वो किन पट्टिका पर होता था बच्चों, ऐसी पट्टिका होती थी, उनको इसी हिसाब से बनाया जाता था जिनको कि आसानी से हम अपने हाथ में पकड़ कर उन पर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पट्टिकाओं का निर्माण चिकनी मिट्टी को गीला कर, गूंद कर और थाप कर पट्टिका का रूप देते थे। पट्टिका का निर्माण कैसे होता था, चिकनी मिट्टी लाई जाती थी, फिर उसको गीला किया जाता था, फिर उसको गूंदा जाता था, गूंदने के बाद उसको थाप कर एक पट्टिका बना दी जाती थी। ठीक है, उसके बाद से फिर सतह को चिकना कर सरकंडों की तीखी नोक से नम चिकनी सतह पर कीलाकार चिन्ह बनाकर धूप में सुखाकर सावधानी पूर्वक दी जाती थी। ठीक है, उसके बाद से क्या होता था, रख दी जाती थी। ठीक है, उसके बाद से क्या होता था, जब हमने थाप दिया उसको, फिर उसको क्या, उसकी जो सतह होती थी उसको पहले चिकना करना पड़ता था। चिकना मतलब उसको प्लेन करके फिर एक सरकंडे की तीली होती है बच्चों, उससे उस पर लिखा जाता था। और कब तक लिख सकते थे आप, जब तक वो गीली, सूख जाने के बाद आप उस पर लिख नहीं सकते थे। और फिर उसको धूप में सुखा दिया जाता था, सुखाने के बाद उसको संभाल कर रख लिया जाता था। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है, लगभग 2600 ईसा पूर्व में वर्ण कीलाकार हो गए, भाषा सुमेरियन हो गई। ठीक है, 2600 ईसा पूर्व में जो इनके वर्ण थे वो कैसे हो गए, कीलाकार। आप लोगों को पता है कि इनकी लिपि कैसी थी,
कीलाक्षर भी बोलते हैं, कीलाकार भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो कैसी होगी, कीलाकार होगी। और भाषा कौन सी थी इनकी, 2600 ईसा पूर्व में सुमेरियन। उसके बाद से लेखन कला का प्रयोग निम्नलिखित है, मतलब कि जो लेखन कला का प्रयोग किन किन चीज़ों के लिए लोग करते थे, ठीक है। तो पहला जो हमारा पॉइंट हो जाएगा वो जाएगा शब्दकोश बनाने के लिए। शब्दकोश का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो हमारे वर्ड को बनाने के लिए, यानी कि हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जहाँ पर हम बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं, ठीक है, शब्दकोश बनाने के लिए। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए, यानी कि जो भूमि होती थी, आप जैसे कि आजकल क्या है, पेपर वर्क होता है कि आपने ज़मीन खरीदी, आपका पेपर पे हम लोग लिख देते, उसके बाद से क्या होता था, कोर्ट के द्वारा उसको मान्यता मिल जाती। लेकिन पहले क्या होता था, उन पट्टिकाओं पर लिख दिया जाता था कि मेरी ये ज़मीन है, मैं इस व्यक्ति को दे रहा हूँ, उसी को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी जाती थी, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है कानून में परिवर्तन करने में। अब जैसे कि राज्य ने कोई भी परिवर्तन कानून में किया, तो अब उसको परिवर्तन हो गया, तो पहली पट्टिकाओं पे लिखा हुआ है, तो अब उसको परिवर्तन करके दोबारा से लिखना पड़ेगा, तो इसलिए लेखन कला का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद से राजाओं के कार्यों का वर्णन करने में, ठीक है, लेखन कला का प्रयोग किसमें होता था, जो भी राज्य ने कार्य किया, राजा ने, तो राजा क्या करवाता था, अपना इतिहास लिखवाता था। तो पहले के राजा किस पर अपना इतिहास लिखवाते थे, अपनी पट्टिकाओं पर लिखवाते थे, अपने कार्यों का वर्णन कराते थे कि मैंने इस नहर का निर्माण करवाया, मैंने यहाँ पर स्तंभ लगवाया, ठीक है। इस प्रकार से राजा अपने कार्यों का वर्णन करने के लिए लेखन कला का प्रयोग करते थे, ठीक है। उसके बाद से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियों को वर्णित कीजिए, ठीक है, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियों को वर्णित कीजिए, या फिर नेक्स्ट इसमें और मैं करके दे देता आप लोग को, मेसोपोटामिया की सभ्यता की विश्व को क्या देन है स्पष्ट कीजिए, यानी कि जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसने हमारे विश्व को क्या दिया है, या फिर इसकी क्या उपलब्धियाँ थी। दोनों क्वेश्चन पूछेगा, सेम आंसर आप लोग का होगा, ठीक है। तो इसके जो आंसर में आप लोग करोगे, तो सबसे जो देन है हमारे लिए क्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता ने हमें क्या दिया, विश्व को क्या दिया, तो सबसे महत्वपूर्ण देन क्या है, लेखन कला, ठीक है। इन्होंने क्या दिया है, विश्व को लेखन कला दिया है, मतलब कि लिखने की कला, लिखने की पद्धति इन लोगों ने, मेसोपोटामियाई लोगों ने पूरे विश्व को दिया है, ठीक है। उसके बाद से दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा, सबसे पहले कुम्हार के चाक का प्रयोग। तो कुम्हार के चाक का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, मेसोपोटामियाई लोगों ने कुम्हार के चाक का प्रयोग किया था, ठीक है, जैसे कि मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाने के लिए। उसके बाद से नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है गणित की गणना का विकास। गणित की गणना भी का श्रेय भी किसको जाता है बच्चों, गणित की गणना का श्रेय भी मेसोपोटामिया लोगों को जाता है, मेसोपोटामिया वासियों को जाता है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट बनेगा विवाह उत्तराधिकारी के मामले में कानूनी दस्तावेज, यानी कि पहले जैसे कि विवाह होगा, जैसे आजकल क्या होता है कि हम कोर्ट में जाके मैरिज करते हैं, ठीक है, कोर्ट मैरिज कर लिया हमने, उसके पहले क्या होता था कि विवाह, जैसे कि, तो ये जो हमने कानूनी मान्यता जो दी जाती है, जो दस्तावेज हमें मिलते हैं कि हाँ हमारी शादी हो गई, ठीक है, तो वैसे सबसे पहले क्या कानूनी मान्यता विवाह को किसने दी थी, मेसोपोटामिया लोगों ने ही विवाह को कानूनी मान्यता दी थी। और उत्तराधिकारी के रूप में, जैसे कि हम अपनी ज़मीन का हस्तांतरण करते हैं, जैसे कि एक पिता अपने बेटे को अपनी ज़मीन देता है, तो वो उसके लिए क्या करता है, वसीयतनामा तैयार करता है, तो वो भी हमें किसने दिया है, मेसोपोटामिया लोगों ने ही हमें दिया है कि किस प्रकार से हम अपने उत्तराधिकारी को कानूनी दस्तावेज दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा शहरी जीवन व सामाजिक व्यवस्था। जो शहरी जीवन का जो श्रेय है वो भी किसको जाता है, मेसोपोटामिया लोगों को जाता है। और सामाजिक व्यवस्था के सीट्स पर राजा होगा, उसके बाद से पुजारी होंगे, फिर व्यापारी होंगे, फिर किसान मजदूर होंगे, फिर गुलाम होंगे। ये सामाजिक व्यवस्था जो है ये भी किसने दिया हमें, मेसोपोटामिया लोगों ने ही दी है। उसके बाद से कांच के बर्तनों का निर्माण, सबसे पहले कांच के बर्तनों का निर्माण कहाँ पर किया गया था, मेसोपोटामिया में ही किया गया था, और मेसोपोटामिया के लोगों ने ही किया था। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा 5000 ईसा पूर्व में बस्तियों का निर्माण। जो ये बस्तियाँ बसती थी, पहले बस्तियाँ नहीं, कहीं पे भी लोग कहीं भी रहते थे, जंगल में कहीं, मतलब, लेकिन फिर 5000 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या करा, बस्तियाँ बसाना शुरू करा। बस्तियाँ बसाना कहाँ पर, मंदिर के आसपास, ठीक है। तो ये बस्तियों का जो निर्माण है ये भी किसका, निर्माण का श्रेय भी किसको जाता है, मेसोपोटामिया लोगों को जाता है, या फिर उन्होंने विश्व को ये देन दी। उसके बाद से शहरीकरण का महत्व, बैंक प्रणाली व व्यापार, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, कि शहरीकरण का महत्व जो है, जैसे कि बैंक प्रणाली, जैसे कि आजकल हम आसानी से कितने भी पैसा बैंक में जमा कर लेते हैं, ठीक है, या फिर हम उनसे ऋण वगैरह लेते हैं, मतलब कि टैक्स वगैरह, तो ये क्या, ये लोन वगैरह जो हम लेते हैं, तो ये भी किसने दिया है हमको, ये भी मेसोपोटामिया की ही देन है, मेसोपोटामिया को विश्व की देन है, ठीक है। तो बैंक प्रणाली की शुरुआत भी कहाँ से हुई है, मेसोपोटामिया से हुई है। और व्यापार तो आप लोगों को पता है कि हाँ दूर दराज के ये जो देशों से व्यापार करते थे,
उसके बाद से चंद्रमा की गति पर आधारित पंचांग का आविष्कार, यानी कि चंद्रमा की गति पर देख मतलब चंद्रमा की गति को नोट करके इन लोगों ने पंचांग का आविष्कार कर दिया। ठीक है, ये भी किसको, इसका श्रेय भी किसको जाता है, मेसोपोटामिया लोग को जाता है। ये भी मेसोपोटामिया की ही उपलब्धि है कि इन्होंने चंद्रमा की गति पर आधारित क्या बनाया, पंचांग का आविष्कार कर दिया। फिर नहर निर्माण, सबसे पहले नहर निर्माण किसने करवाया था, मेसोपोटामिया लोगों ने ही करवाया था, जिससे कि कृषि के लिए करवाया था, जिससे कि हम सिंचाई वगैरह आसानी से कर सकें और कृषि के जो हो क्या हो अच्छी हो। ठीक है, तो नहर निर्माण का श्रेय भी किसको जाता है, या नहर निर्माण भी किसकी देन है, मेसोपोटामिया लोगों की ही देन है। उसके बाद से विद्यालय जैसी संस्थाएं, यहाँ पर क्या था, विद्यालय जैसी संस्थाएं बनाई गई थी। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रथ या 4 पहिए की गाड़ियों का निर्माण। आप लोगों ने चैप्टर में देखा होगा कि हमें वहाँ से क्या मिले हैं कि बैलगाड़ी के वो मिले हैं, बैलगाड़ी के चिन्ह मिले हैं, मिट्टी का खिलौना मिला है ना, रथ वगैरह जैसे। तो ये इनका निर्माण भी किसको जाता है, मेसोपोटामिया लोगों को ही जाता है, कि उन लोगों ने ही ये जो 4 पहिए की गाड़ी थी, ये जो रथ वगैरह थे, ये बैलगाड़ी जो थी, इन लोगों ने ही उसका सर्वप्रथम निर्माण किया था। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है ये भी खत्म हो जाता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर प्रिपेयर करके जाना। मैंने आप लोग को बहुत सारे पॉइंट बता दिए, कम से कम 10-12 पॉइंट मैंने आप लोग को बताया। इसमें से मैक्सिमम 8 पॉइंट आप लोग याद कर सकते हो और अपने पेपर में लिख सकते हो, और इनको डिफाइंड भी करना और भूमिका निष्कर्ष वगैरह लिखकर अच्छे से आना पेपर में। ठीक है, और अगर आप लोगों को क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर में, वो अगर जानना है तो आप लोग मेरे को कमेंट सेशन में बता देना, ताकि मैं उस पर एक वीडियो बना दूं कि आप लोग अपने पेपर में कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, कैसे 8 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और कैसे 4 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्या क्या लिखते हैं, कैसे पॉइंट बनाते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर ये वाली वीडियो आप लोग को चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोमन साम्राज्य और अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शाने वाले अभिलक्षण कौन से थे, व्याख्या कीजिए। यानी कि जो रोमन का जो समाज है और जो उसकी अर्थव्यवस्था है, इन दोनों को जो आधुनिक यानी कि वर्तमान मॉडर्न दिखाने वाले जो अभिलक्षण थे, जो कारण थे, या जो वो जो उपलब्धियाँ थी, वो कौन कौन सी थी, ये आप लोग को बताना। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड चैप्टर से है, रोमन साम्राज्य से। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं अपने आंसर पे, रोमन साम्राज्य और अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शाने वाले अभिलक्षण। ठीक है, तो यानी कि समाज और अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शाने वाले लक्षण कौन से थे, पहला हम पढ़ेंगे रोमन समाज के अभिलक्षण। ठीक है, तो रोमन समाज को आधुनिक दर्शाने वाले जो लक्षण थे वो कौन कौन से थे बच्चों, तो पहला हमारा पॉइंट आ जाता है एकल परिवार का प्रचलन। एकमात्र रोमन साम्राज्य की विशेषता भी कह सकते हैं कि वहाँ पर क्या था, एकल परिवार का प्रचलन था। यानी कि एकल परिवार क्या होता है बच्चों, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि एकल परिवार से क्या अभिप्राय है, तो आप लोग को लिखना है कि जिस परिवार में क्या हो, माता पिता और उनके बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, एकल परिवार बोलते हैं। और संयुक्त परिवार क्या होता है, आप लोगों को पता है, जिसमें कि सारे फैमिली, दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, उसको हम संयुक्त परिवार बोलते हैं। ठीक है, तो रोमन जो साम्राज्य था या समाज जो था, उसमें क्या था, एकल परिवार का प्रचलन था। ये पहला पॉइंट हो जाएगा आपको कि वो क्या दिखाता था, मॉडर्न दिखाता था। क्योंकि आजकल के लोग कैसे रहना पसंद करते हैं, एकल परिवार में रहना पसंद करते हैं ना, तो इसीलिए वो उसको आधुनिक दर्शाने का पहला एक जो विशेषता हो गई, एक जो लक्षण हो गया, वो क्या हो गया, एकल परिवार। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि रोमन साम्राज्य की प्रशासन के कार्यों में सक्रिय सहायता। जो रोमन समाज था वो क्या कर रहा था, प्रशासन के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। मतलब कि वो सरकार के साथ मिलकर कार्य करते थे, जो भी कानून वगैरह बनाने होते थे, सरकार जनता की राय जानता था। जैसे कि आजकल होता है कि कोई भी कानून बनने से पहले जनता की राय ली जाती है, उसके बाद से मतलब कि जो जनता होती है वो प्रशासन को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सरकार के साथ मिलकर कार्य करती है। तो ऐसे ही उस रोमन साम्राज्य में भी था। उसके बाद से उच्च वर्ग द्वारा कर वसूली, तो जैसे कि आजकल होता है कि टैक्सेस वगैरह वसूल किए जाते हैं, वैसे ही उस समय क्या होता है, उच्च वर्ग जो था वो कर को क्या करता था, वसूल करता था। वसूल मतलब होता है कर लेना। ठीक है, उसके बाद से शहरी जीवन, तो जो शहरी जीवन है वो भी क्या है, रोमन समाज की विशेषता है। यानी कि जो रोमन समाज था इतने साल पहले वो शहरी जीवन व्यतीत करते थे। कैसे रहते थे, जैसे कि आजकल हम शहरों में रहते हैं, वैसे वो इतने साल पहले वो इस प्रकार से रहते थे जैसे कि हम आज रहते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट आता है, रोमन समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी, वो मतलब जैसे कि आज की महिलाओं की स्थिति है, वैसे ही रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति थी। जैसे कि महिलाओं को क्या था, संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, उसके बाद से मतलब महिलाओं की स्थिति वहाँ पर क्या थी, अच्छी थी। महिलाएं उत्तराधिकारी भी बन सकती थी, महिलाएं व्यवसाय वगैरह कर सकती थी। तो रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति क्या थी, अच्छी थी, जैसे कि आज के ज़माने में। तो उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट हमारा चलता है रोमन समाज में सांस्कृतिक विविधता। जैसे कि आजकल भारत में देख लो या किसी अन्य देश में देख लो कि सांस्कृतिक विविधता है, मतलब कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई,
अलग अलग जाति के लोग, छोटी जाति, बड़ी जाति, फिर उसका था अमीर, गरीब, फिर पहनावा हमारा आता है, अलग अलग प्रकार के पहनावा। ऐसे ही रोमन साम्राज्य में भी क्या था, सांस्कृतिक विभिन्नता थी। भाषा के आधार पर लोग अलग थे, धर्म के आधार पर अलग थे, ठीक है, पहनावे के, खान पान के, क्योंकि वो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था। तो आप लोग खुद सोच लो कि 3 महाद्वीप, अलग अलग महाद्वीप के लोग, तो अलग अलग भाषा होंगी, अलग अलग पहनावा होगा, अलग अलग खान पान होगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या थी, सांस्कृतिक विविधताएं थी। उसके बाद से आता है हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इसका, सामाजिक अभिलक्षण का, क्या, साक्षरता। जैसे कि आजकल के लोग पढ़े लिखे हैं ना बच्चों, वैसे ही रोमन साम्राज्य के जो लोग थे वो पढ़े लिखे थे, साक्षर थे, एजुकेटेड थे, ठीक है, समझदार थे। तो ये क्या, उसको क्या दिखाता है, मॉडर्न दिखाता है ना, आधुनिक लक्षण है ना बच्चे ये, कि हाँ उस जमाने के लोग पढ़े लिखे थे। तो ये क्या हो गया, आधुनिक दर्शाने वाला एक लक्षण हो गया। उसके बाद से ये हमारा रोमन समाज का आधुनिक दर्शाने वाले लक्षण तो खत्म हो गए। अब हम पढ़ेंगे रोमन साम्राज्य के अर्थव्यवस्था को आधुनिक दिखाने वाले अभिलक्षण, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बच्चों 8 मार्क्स में आता है, 8 मार्क्स में आएगा। तो आप समाज के अभिलक्षण 4 लिख देना और 4 अर्थव्यवस्था के अभिलक्षण लिख देना, ऊपर भूमिका, नीचे निष्कर्ष लिख देना। आप लोग को एक भी नंबर नहीं कटेगा और पूरे के पूरा 8 मार्क्स आप लोग को मिलेंगे। लेकिन आप लोग को इन पॉइंट्स को डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे मैं आप लोग को समझा रही हूँ वैसे ही आप लोग अपने पेपर में इनको डिफाइन कर देना, ठीक है। तो रोमन अर्थव्यवस्था, पहला पॉइंट हो जाएगा मजबूत अर्थव्यवस्था। रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कैसी थी, मजबूत थी। आप लोगों को पता है कि सोने के सिक्के चलते थे वहाँ पर, ठीक है, सॉलिडर्स वगैरह थे, तो मजबूत थी तभी तो सोने के सिक्के वहाँ पर चलते, सोने के सिक्के का प्रचलन था वहाँ पर। उसके बाद से मजबूत क्यों थी, देखो, बंदरगाहों, खानों और खदानों व जैतून के तेलों की फैक्ट्रियाँ, ठीक है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था किस पर टिकी होती है, एक तो कृषि पर टिकी होती है, दूसरा किस पर टिकी होती है, बिजनेस वगैरह पे, उत्पादन पर, जैसे कि व्यापार पर टिकी होती है। तो व्यापार कहाँ से होता है, बंदरगाहों से व्यापार होता है। और चीज़ों का उत्पादन कहाँ पर होता है, कारखानों में, खदानों में, फैक्ट्रियों में, यहाँ से ही तो क्या होता है, चीज़ों का उत्पादन होता है। तो इसी वजह से क्या था, जैसे कि आज मतलब चीज़ों का उत्पादन हो रहा है फैक्ट्रियों में, खदानों में, खानों में, ठीक है। आज जैसे कि हम एक्सपोर्ट वगैरह कर रहे हैं बंदरगाहों से, उस जमाने में रोमन साम्राज्य के लोग भी वैसे ही करते थे, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट आता है जल शक्ति का प्रयोग मीलों के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि आज हम जल से बिजली बनाते हैं, वायु से बिजली बनाते हैं, सोलर सिस्टम वगैरह ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे ही उस टाइम पे रोमन साम्राज्य में कि जो चांदी की खदानें थी वो किससे चलती थी बच्चों, जल शक्ति से चलती थी, ठीक है। यानी कि जल से बिजली बना के या जल शक्ति से क्या करा जाता था, वो चांदी की खदानों की खुदाई वगैरह की जाती थी, चांदी का निर्माण किया जाता था, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट हमारा है गेहूँ, अंगूरी, शराब व जैतून का तेल का व्यापार, ठीक है। सबसे अधिक मात्रा में वहाँ पर क्या होता था, गेहूं का व्यापार होता था। मैंने तुम्हें फर्स्ट मार्क्स के क्वेश्चन में भी कराया था, ठीक है। सिसिली और बाइजेकियम ये सबसे ज़्यादा गेहूं के निर्यात करते थे, ठीक है। अंगूरी शराब बनाई जाती थी, आप लोग को पता है, बच्चों से काम कराया जाता था अंगूरी शराब की फैक्ट्रियों में। जैतून का तेल का निर्माण किया जाता था, जो कि बाहरी देशों में बेचा जाता था जैतून का तेल उस समय। तो यहाँ पर क्या था कि ये जो इम्पोर्टेंट गेहूँ क्या होती है आप लोग की, हमारी बेसिक ज़रूरत होती है, ठीक है। तो गेहूँ, अंगूरी शराब और जैतून का तेल का व्यापार ये लोग करते थे। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट आता है सुव्यवस्थित वाणिज्यिक व बैंकिंग व्यवस्था। यहाँ पर बैंकिंग व्यवस्था भी थी, आप बैंक से लोन ले सकते थे, बैंक में पैसे जमा करा सकते थे, जैसे कि आज के ज़माने में हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं, लोन लेते हैं। तो ये आधुनिक तो दर्शा रहा है रोमन साम्राज्य को। उसके बाद से कंटेनरों का प्रयोग, ठीक है। कंटेनरों का प्रयोग किस लिए किया जाता था बच्चों, अंगूरी शराब को ले जाने के लिए, लाने के लिए, जैतून का तेल एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। तो जो मैं यहाँ पर तुम लोग को कन्फ्यूजन जो होगी वो मतलब ख़त्म कर देती हूँ। जो एम्फोरा जो था, एम्फोरा में बेटा अंगूरी शराब वगैरह को क्या करा जाता था, एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता था, ठीक है। और जो ड्रेसर 20 था उसमें जैतून का तेल का व्यापार होता था, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। उसके बाद से चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हम, धन का व्यापक प्रयोग। धन का व्यापक प्रयोग मतलब कि उस ज़माने में इन लोगों के पास पैसा था कि व्यापार में, वाणिज्य में, मीलों में, खदानों में, बंदरगाहों पर ये क्या करते थे, पैसों का प्रयोग करते थे बहुत बड़ी मात्रा में। जैसे कि आजकल के बिजनेसमैन पैसों का प्रयोग करके बड़ी बड़ी कंपनियां बना रहे हैं, वैसे ही उस समय के लोग पैसों का प्रयोग करके व्यापार करते थे। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छे से समझ लेना, समझ में ना आए दोबारा से एक बार वीडियो देख लेना अच्छे से, ताकि आप लोग को सारे पॉइंट क्लियर हो जाए और आपका पेपर जो है वो हिस्ट्री का अच्छा जाए, लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट करके आओ और अच्छे मार्क्स आप लोग के हिस्ट्री के एग्जाम में आए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति और महत्व का अवलोकन कीजिए।
जो रोमन साम्राज्य था या जो रोम साम्राज्य था, दास की स्थिति वहाँ पर कैसी थी और उनका कितना महत्व था रोमन साम्राज्य में, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, क्वेश्चन जब आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में मिलेगा तो आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उसको समझना, उसके बाद से क्या करना, उसका आंसर देना। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है, दासों की स्थिति पूछी गई और दासों का महत्व पूछा गया। तो हम सबसे पहले दासों का महत्व करेंगे, उसके बाद से दासों की स्थिति करेंगे। ठीक है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 8 नंबर के क्वेश्चन में, या फिर मैक्सिमम 3 नंबर के क्वेश्चन में आएगा। वैसे 3 नंबर के क्वेश्चन में तो नहीं आएगा, 8 नंबर के क्वेश्चन में आएगा। तो अच्छे से करके जाना प्रिपेयर, ताकि पेपर में अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट पर हम अपने चलते हैं आंसर के। रोमन साम्राज्य में दासों को खरीदा व बेचा जाता था। रोमन साम्राज्य में क्या है, मतलब आप आज से कम मैक्सिमम 1000 साल पहले या 500 साल पहले भी जाओगे तो दासों को खरीदा बेचा जाता था। और आज भी कहीं कहीं पर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि दासों को क्या करता है, मतलब कि महिलाओं को, आदमियों को, पुरुषों को, बच्चों को खरीदा बेचा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही रोमन साम्राज्य में भी क्या था कि दासों को खरीदा व बेचा जाता था। ठीक है, उसके बाद से दासों को संपत्ति के रूप में माना जाता था। दासों को ऐसा माना जाता था जैसे कि उनकी संपत्ति, जैसे कि आजकल हमें जमीन खरीदनी होती है, हम पैसे देके खरीद लेते हैं और वो हमारी क्या हो जाती है, प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही उस जमाने में क्या होता था, दासों को पैसों से खरीद लिया जाता था और उनके अपनी संपत्ति के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट हमारा चलता है, अर्थव्यवस्था का अधिकांश श्रम दासों द्वारा कराया जाता था। यानी कि जो उनकी अर्थव्यवस्था थी, रोमन साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी बच्चों, वो किसके श्रम से चलती थी, दासों के श्रम से चलती थी। अगर दास वहाँ पर मेहनत ना करें, दास कार्य ना करें, तो शायद उनकी अर्थव्यवस्था पहले ही समाप्त हो गई होती। दासों को भारी मात्रा में क्या करा जाता था, खरीदा बेचा जाता था और फिर उनसे फैक्ट्री में काम कराया जाता था। बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत इन लोगों से कराई जाती थी। तो वही बोला गया कि अर्थव्यवस्था का जो अधिकांश श्रम था वो किसके द्वारा कराया जाता था, दासों द्वारा कराया जाता था। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट हमारा, दास घरों, कृषि, खानों व सेना आदि में सेवा प्रदान करते थे। दासों को घर के लिए भी खरीदा जाता था। आम मतलब कि क्या होता था कि मेसोपोटामिया ही देख लो, रोमन साम्राज्य की देख लो, वहाँ पर क्या होता था, दासों को खरीद कर अपने घर का काम कराया जाता था, जैसे कि जो भी झाड़ू पोछा और भी अन्य खाना पकाने के काम होते हैं। और व्यापार वगैरह भी दासों से कराया जाता था, बहुत सारी चीज़ें, कृषि दासों से कराई जाती थी। सेना में भी क्या होता था, दास ही भर्ती होते थे। ठीक है, तो मतलब कि दास जो थे अन्य अलग अलग प्रकार की सेवाएं प्रदान करते थे रोमन साम्राज्य में। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट आता है, रोमन साम्राज्य में दास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, अपने मालिक के व्यवसाय में हाथ बटाते थे। ठीक है, जैसे कि कभी कभी क्या होता था कि जो रोमन साम्राज्य के दास होते थे, जैसे कि इनका एकल परिवार का प्रचलन था, तो एकल परिवार में दास भी शामिल होते थे। ठीक है, तो जो दास जो होते थे वो इनके मतलब एक परिवार का एक अंग हो जाते थे। तो कभी कभी क्या होता था कि ये अपने मालिक के व्यवसाय में भी हाथ बटाते थे और कभी कभी इनके मालिक जो होते थे उनको अपने व्यवसाय इनके हाथों में सौंप भी देते थे कि ठीक है अब आप ही इस व्यवसाय को संभालो। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारा खत्म हो जाता है कि दासों का महत्व। अब हम पढ़ेंगे दासों की स्थिति कैसी थी वहाँ पर, रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति कैसी थी। ठीक है, तो स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। आप लोगों को बताया कि नौकर की स्थिति कैसे होती है, किसी भी शहर, किसी भी देश, किसी भी सभ्यता, या आप अपने आसपास में देख सकते हैं, अगर कोई नौकर किसी के यहाँ काम कर रहा है तो उसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती। तो वही चलता है। ये तो आप सिंपल से समझ के भी कर सकते हो क्वेश्चन, आज से रिलेट करके भी थोड़ा बहुत। ठीक है, तो चलते पहले पॉइंट पे अपने। इटली के 75 लाख की आबादी में 30 लाख दास थे। अब आप लोग खुद समझ लो कि 75 लाख आबादी थी वहाँ की और उसमें से 30 लाख तो दास ही थे, नौकर ही थे। तो लोग कितने बचे, तो सारा काम कौन ही करते थे, दास करते थे। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। उच्च वर्ग के लोग दासों के प्रति क्रूरतापूर्वक व्यवहार करते थे। ये तो हमेशा से रहा है कि जो भी अमीर वर्ग के जो लोग होते हैं वो हमेशा गरीबों को, नीच वर्ग के लोगों को, दासों को, नौकरों को दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमेशा उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं। ठीक है, तो उस ज़माने में भी ऐसा ही था कि उच्च वर्ग के जो लोग होते थे दासों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। ठीक है, क्रूरतापूर्वक व्यवहार करते थे। क्रूरतापूर्वक का मतलब होता है कि अच्छे से पेश ना आना, डांटना, डपटना, ज़बरदस्ती काम कराना, डराना, धमकाना। ठीक है, उसके बाद से दासों को पूंजी निवेश के रूप में देखा जाता था। दासों को देखा जाता था कि हमने ये पूंजी निवेश कर दिया, अब ये हमारे हो गया, मतलब हमने पूंजी से इनको खरीद लिया। ये नहीं देखा जाता था कि वो भी इंसान है, उसको भी दर्द होता है, या ऐसा कुछ नहीं। मतलब बस वो पूंजी निवेश है कि हाँ हमने पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट किया है तो ये हमारे लिए क्या करेगा, अब कार्य करेगा। चाहे हम इसको किसी भी समय कार्य करवाएं, चाहे कोई भी कार्य करवाएं, उसको करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सामान्य लोग दासों के प्रति सहानुभूति रखते थे। जैसे कि उच्च वर्ग के जो लोग थे वो भले उनके साथ बेकार व्यवहार करते थे, लेकिन जो सामान्य लोग थे, जो
क्योंकि देखो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जैसे हम हैं, अगर हमारे जैसा कोई लोग होगा तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे सामान्य लोग भी दासों की तरह ही थे। तो सामान्य लोग क्या करते थे, उनके प्रति सहानुभूति रखते थे, मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, बदतमीजियाँ वगैरह उनके साथ नहीं करते थे, जोर जबरदस्ती नहीं करते थे, उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करते थे। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है, दासों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जैसे कि मलेरिया जैसी स्वास्थ्य समस्याएं। ठीक है, क्योंकि दासों से सारा काम करवाया जाता था, कृषि कटवाई जाती थी। ठीक है, फैक्ट्रियों में, मिलों में काम करवाया जाता था, जहाँ पर खतरनाक मच्छर, बीमारियाँ, गैसेस वगैरह उत्पन्न होती थी, जिससे कि जो दास का जो स्वास्थ्य था वो अच्छा नहीं रहता था, और दास उनकी तबीयत खराब हो जाती थी, मलेरिया जैसी बीमारी हो जाती थी, मच्छरों काटने की वजह से, ज़्यादा काम करने की वजह से उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता था। ठीक है, उसके बाद से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दास बहुत कीमती होते थे। कीमती क्यों होते थे? क्योंकि अर्थव्यवस्था उनके ऊपर निर्भर थी। सबके घरों का जो कार्य था वही संभालते थे, व्यवसाय भी कहीं कोई पर वही करते थे। ठीक है, उसके बाद से कृषि वगैरह करना, वही सब सारे काम मतलब वही लोग करते थे, तो कीमती हो गए ना, और उनको फिर पैसों से खरीदा जाता था, तो वैसे ही कीमती हो गए वो लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है कि दासों की स्थिति और दासों का महत्व बताइए। तो हमने बहुत अच्छे से पॉइंट में डिफाइन किया है। आप लोग इस तरीके से पेपर में करके आएंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आप कोशिश करना कि पॉइंट्स ज़्यादा बनाएं, जितने ज़्यादा पॉइंट्स बनाओगे उतने ज़्यादा मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे। अब हमने 8 क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है इस बार भी आ जाए। तो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, 8 क्वेश्चन पे। रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। यानी कि रोमन जो साम्राज्य था, जब वो इतना स्टैब्लिश था, इतने उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत थी, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, इतने अच्छे अच्छे सम्राट थे वहाँ के। ठीक है, उसके बाद भी उसका पतन क्यों हो गया? ठीक है, ये आप लोग को बताना। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित कारण थे। हम अपने आंसर पर चलते हैं। तो पहला पॉइंट, इनको मैंने थोड़े पॉइंट्स में बना के तुम लोगों के लिए लिखा है, ताकि आप लोग इस तरीके से पॉइंट्स में लिख सको। ठीक है, तो पहला जो हमारा कारण था वो था भ्रष्टाचार। जो रोमन साम्राज्य की जो जनता थी वो भ्रष्टाचार से परेशान हो चुकी थी। ठीक है, तो मैं इसको डिफाइन करती हूँ पढ़ के। भ्रष्टाचार से जनता परेशान हो गई थी, जिसके कारण सरकार कमजोर पड़ने लगी। भ्रष्टाचार क्या होता है आप लोगों को पता है कि पैसे देकर कोई भी कार्य कराना या गलत कार्य करना, पैसे देकर, इसी को भ्रष्टाचार बोलते हैं। तो जिसकी वजह से जो जनता थी, वहाँ की आम जो जनता थी, वो पूरी तरीके से परेशान हो चुकी थी। और जब जनता परेशान होती है, आप लोगों को पता है कि कोई भी देश किसके द्वारा चलता है? जनता के द्वारा। जनता अगर साथ नहीं देगी सरकार का, तो सरकार तो अपना कमजोर पड़ जाएगी। तो जनता परेशान हो गई थी, जिसकी वजह से सरकार कमजोर पड़ने लगी थी। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता का मतलब क्या होता है बच्चों? कि रोमन साम्राज्य का पतन होने लगा। राजनीतिक अस्थिरता की वजह से क्या हो गया? रोमन साम्राज्य का पतन होने लगा, प्रभावी ढंग से शासन करना मुश्किल हो गया। जो राजनीतिक अस्थिरता आ गई, और जो शासन वो करते थे इतनी प्रभावी ढंग से, मतलब कि जो उनका प्रभाव था, राज्य का जो प्रभाव था जनता के ऊपर, सरकार का जो प्रभाव था, वो क्या हुआ? धीरे धीरे खत्म होने लगा। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ? 3री शताब्दी आते आते रोमन साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति आप लोगों को पता होगा। मुद्रास्फीति क्या होती है बच्चों? पैसों में, मतलब कि जैसे पैसों के जो मूल्य होता है उसमें क्या हो जाता है? कमी हो जाती है। कमी होगी तो क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगी। तो वही बोला गया है कि मुद्रास्फीति होने से महंगाई बढ़ गई। ठीक है, और महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा? खाने पीने की वस्तुओं में कमी होगी, लोगों के पास पैसा वैसे ही नहीं था, फिर महंगाई बढ़ गई तो समस्या आएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्यापार में गिरावट के कारण अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। अब मुद्रास्फीति हो गई, पैसों का जो मूल्य था वो कम हो गया। तो जब पैसों का मूल्य कम हो गया तो व्यापार में भी गिरावट आनी है, क्योंकि मुद्रा की वो वैल्यू नहीं रही। मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि जो चीज़ अब जिस पैसों का वैल्यू, जैसे कि आज आपको कोई चीज़ 10 रुपये में मिल रही है और उस 10 रुपये की वैल्यू 5 रुपये होगी, तो वो चीज़ आपको कितने में मिलेगी? 15-20 रुपये में मिलेगी। तो उससे क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगी, और व्यापार में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। जहाँ पर लोग 2-2 चीज़ें खरीद रहे होंगे 15 रुपये की, अब एक चीज़ मिलेगी। पहले 15 रुपये की 2 मिलती थी, तो क्या होगा? व्यापार में गिरावट होगी कि नहीं होगी? तो व्यापार में गिरावट होगी तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी, और अर्थव्यवस्था तहस नहस होगी तो किसी भी साम्राज्य का क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कराधान। कराधान का मतलब होता है जो कर होता है, कर जो होता है वो बढ़ता ही जाता है लोगों के ऊपर। महंगाई व व्यापार में गिरावट के कारण लोगों पर ब्याज बढ़ने लगा, जिसकी वजह से लोग पूरी तरीके से परेशान हो चुके थे कि इतनी महंगाई हो गई है, मुद्रास्फीति हो गई है, व्यापार में गिरावट आ गई है, तो वो किस तरीके से हमारे कर्ज को चुकाएंगे, अपने ब्याज को खत्म करेंगे। ठीक है, इस वजह से भी क्या हो गया था? 3री शताब्दी में रोमन साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। फिर संसाधनों की कमी।
धीरे धीरे क्या हो रहा था, संसाधनों की कमी हो रही थी। संसाधन मतलब कोई भी चीज़ होगी, जैसे कि खाद्य उत्पादन हो गया, जैसे कि गेहूँ, चावल, हथियार और भी बहुत सारी चीज़ें, ये जो संसाधन होते हैं इनकी कमी होने लगी थी, जिसकी वजह से भी क्या हुआ, रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। उसके बाद से हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि रोमन साम्राज्य पर बाहरी आक्रमण। ठीक है, जो रोमन साम्राज्य था उस पर बाहरी आक्रमण होने की, जो जनजातियाँ थी जो जंगलों में रहती थी वो क्या करने लगी, आक्रमण करने लगी, लूटमार करने लगी, और जो सैन्य आक्रमण होने लगे उसके ऊपर बाहर से। ठीक है, तो इसकी वजह से भी क्या हुआ, रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। आप लोगों को पता होगा कि ईरानी साम्राज्य था इसके साथ साथ चल रहा था, तो वो बार बार इन पर हमला कर देते थे, तो उसकी वजह से भी क्या हुआ, रोमन साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। उसके बाद से आप लोगों को बताया कि रोमन साम्राज्य किसके लिए जाना जाता था, अपनी संस्कृति की विविधताओं के लिए जाना जाता था। तो वहाँ पर क्या हुआ, शिक्षा, कला व साहित्य में गिरावट से तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। जो शिक्षा थी, वहाँ के लोग साक्षर थे, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद से कला साहित्य वगैरह में गिरावट होने लगी, क्योंकि महंगाई बढ़ गई, सब चीज़ हो गई, तो इन सब में भी गिरावट होना लाजमी है। तो इस वजह से क्या हुआ, वहाँ का रोमन साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। सेना में भर्ती में गिरावट, अब बाहरी आक्रमण हो रहे थे, सेना में लोग भर्ती ही नहीं हो रहे थे, तो क्या होगा, अब आपकी सेना 100 है, सामने वाले की 150, तो आपका हारना तो भाई निश्चित है ना। तो सेना में जो भर्ती हो रही थी वो उसमें क्या हो गई थी, गिरावट हो गई थी। सैन्य खर्च में वृद्धि हो रही थी। अब जो थोड़ी बहुत सेना भी थी उनका खर्च में वृद्धि हो रही थी, क्योंकि महंगाई हो गई थी, खर्चा ज़्यादा लग रहा था, और राजस्व में गिरावट हो रही थी, क्योंकि जब उनका व्यापार में गिरावट हो गई तो जब पैसा ही नहीं आएगा तो वो ब्याज कैसे देंगे, टैक्स कैसे देंगे, राजस्व कैसे देंगे सरकार को। तो सैन्य खर्च बढ़ रहा था, राजस्व में गिरावट हो रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। तो बच्चों यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आप लोगों को नेक्स्ट 2 चैप्टर 3rd और 4th के अगर लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना। और दूसरी चीज़, आप लोगों को एक अगर वीडियो ये वाली चाहिए कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, तो उसके लिए भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी और आप लोग देख लेना कि कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं एग्ज़ाम के अंदर, जिससे कि आपको पूरे मार्क्स मिले। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करो यार, सब्सक्राइब करो मेरी वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्न विद नसीमा।